टॉय अकेडमी चैनल देखने वाले सभी वीरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने बात करेंगे बाल्य अवस्था की, क्योंकि शैशव अवस्था हमारा पूरा हो गया है। बाल विकास पहला यूनिट चल रहा है, रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का, और उसमें शैशव अवस्था तक हमारे जो वीडियो हैं 8 वीडियो पूरे हो गए। आज 9वां वीडियो बना रहे हैं। कौन सा है? 9वां वीडियो है दोस्तों। बाल विकास टॉपिक चल रहा है। तो बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है दोस्तों बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था जिसको लड़कपन एज कहते हैं उस पर आज बात करेंगे। इसी उम्र से अपने सारे गुजरे हुए हैं, बिना उद्देश्य घूमना फिरना नाचना गाना। तो बिना समय गवाए हुए बता रहा हूं आपको कि एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, और छोटी सी स्टोरी के बाद में उसमें सारी की सारी परिभाषा देने वाले विद्वानों के नाम आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे विद्वानों ने बाल्यावस्था को अपने अपने तरह से परिभाषित किया है, और कैसे परिभाषित किया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसकी परिभाषा याद करवाने के लिए विदिन 5-7 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। तो एक बार एक बालक होता है, ठीक है, और वो बालक है वो सुबह सुबह उठता है, और सुबह उठेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? ब्रश करेगा। आप भी ब्रश करते हो, मैं भी ब्रश करता हूं। तो यहां पर एक बालक सुबह सुबह उठता है और ब्रश करता है, ठीक। तो ब्रश से बना लिया कॉल एंड ब्रश। ब्रश करने के बाद में बाथरूम में जाता है वो नहाने के लिए, तो बालों के शैम्पू लगाएगा। तो बालों के क्या लगाएगा? शैम्पू लगाएगा। तो बालों से ब्लेयर और शैम्पू से सिम्पसन, और वहां पर नहा के बाहर आएगा तो उसकी माँ जो है, बच्चे की माँ, जो बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चा है उसकी माँ 1 कप उसके लिए चाय तैयार रखती है। तो वो चाय पी लेता है और चाय के साथ में रस खाता है, क्योंकि सुबह सुबह पूरी रात का थका होता है सपने ले लेकर, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और उसके साथ चाय के साथ क्या खा लेता है? वो रस खा लेता है। रस से रोस, रस से रोस। उसके बाद में क्या होता है? थोड़ी देर बाद में उसको भूख लग जाती है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तेरे लिए दाल फ्राई की है मैंने। क्या की है? सूखी दाल फ्राई की है। यहां पर देखो फ्राई, फ्राई से फ्राइड, आगे डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पर फ्राई की हुई चीज है वो खा ले। तो चाय के ऊपर आपको पता है कि फ्राई की हुई दाल खाते हैं तो फूड पॉइजन बन जाता है और पेट में दर्द हो जाता है। तो यहां पर फ्राई की हुई दाल खाई, उससे फूड पॉइजन बन गया और पेट में दर्द हो गया। पेट से पैट्रिक्स, यहां पर देखो किल पैट्रिक, ऊपर 7 नंबर पे देखो किल पैट्रिक, यहां पर पेट में दर्द हो गया। तो उसने मेरे को कहा, सर क्या करूं, मेरे पेट में दर्द हो गया। तो मैंने कहा, अपनी मम्मी को बोलो 1 कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दे, 1 कप मेरे लिए और 1 कप तेरे लिए। तो स्ट्रॉन्ग सी चाय बना देगी और वो तुम पी ले, जिससे तेरा पेट ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांग, तो यहां पर स्ट्रैंग, इसकी परिभाषा बात करेंगे। नहीं तो भैया पेट ठीक नहीं होगा और कौवे की तरह कांव कांव करता रहेगा। क्या करेगा? कौवे की तरह कांव कांव करता रहेगा। याद रहेगा क्या? ये जो परिभाषाओं के देने वाले विद्वानों के नाम बताइए। 7 विद्वान है। कितने विद्वान है? 7 विद्वान है। तो दोबारा से एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। एक बार की बात है कि जो बच्चा है, बालक है, वो सुबह सुबह उठा, सबसे पहले क्या करेगा? कॉल एंड ब्रश, यानी कि ब्रश करेगा। फिर बाथरूम में जाएगा तो शैम्पू लगाएगा, बालों के लगाएगा ना। तो बालों से ब्लेयर, सिम्पसन और जॉन्स, तीनों ने एक ही परिभाषा दी। फिर उसके बाद में क्या करता है? वो चाय पीता है। उसकी माँ उसके लिए चाय बनाती है, चाय पीते है तो उसके साथ रस खाता है, रस से रोस। और जैसे ही वो रस खाता है उसके बाद में उसको भूख लगती है, तो उसको अपनी माँ को बोलता है कुछ खाने के लिए दो। तो उसकी माँ ने दाल फ्राई दे दी। फ्राई से सिगमंड फ्राइड, और उससे उसके फूड पॉइजन बन गया और पेट खराब हो गया। पेट से किल पैट्रिक। तो मैंने उसको क्या सुझाव दिया कि बेटा तू एक काम कर, तेने स्ट्रॉन्ग सी चाय पीनी है, दोबारा पीनी है चाय, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रैंग, नहीं तो कौवे की तरह कांव कांव करेगा। कौवे से क्रो एंड क्रो। तो ये दोस्तों क्या चीज बताइए आपको? ये सारी की सारी परिभाषाएं देने वाले विद्वानों के नाम बताए हैं। अब उन लोगों ने कैसे बाल्यावस्था को सिद्ध किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉल एंड ब्रश। तो कॉल एंड ब्रश अब क्या कहते हैं कि जीवन का अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था है। कैसे अनोखा काल? कैसे है? क्योंकि उसको सारा संसार अनोखा ही लगता है, और वो हरकतें भी अनोखी करता है। वो सारे संसार को जान लेना चाहता है, हर चीज में क्यों, ये क्यों हुआ, क्यों शब्द का प्रयोग करता है। और उसको जो घटनाएं वो देखता है अपने चारों तरफ, उनको बड़े अनोखे ढंग से उसका एनालिसिस करता है, उसको जान लेना चाहता है। इसीलिए जीवन का अनोखा काल है कॉल एंड ब्रश। तो कैसे याद रखोगे दोस्तों? मैंने जो ब्रश है बहुत ही अनोखे तरीके से करता हूं।
देखो मैं गुर्स बहुत ही अनोखे तरीके से करता हूं, ठीक। दूसरा है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। कौन है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। इन्होंने ये कहा है दोस्तों कि जब बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है, सिंपल सी भाषा में बताता हूं, ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन कहता है कि इस अवस्था के अंदर आदर्शों को अपनाता है बालक। किसको अपनाता है? आदर्शों को अपनाता है बालक। क्या अपनाता है? दूसरे के आदर्शों को अपना लेता है बालक। क्या अपनाता है? दूसरों के बुनियादी आदर्शों और मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किया जाता है। निरूपित का मतलब होता है अपना लेना, दूसरे के आदर्शों को अपनाना। मेन परिभाषा में याद रखना, आदर्श शब्द आ रहा है, दूसरे के आदर्शों को अपनाता है ना। पापा जैसे करते हैं, मम्मी करती है, भाई करता है, टीचर करता है, वैसे वो करने का प्रयास करता है, तो दूसरे के जो आदर्श मूल्य है उनको अपने जीवन में अपना लेता है। कौन कहता है? ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन। तो याद कैसे रखोगे दोस्तों? यहां पर मैं अपने बालों के शैंपू लगाता हूं। क्या लगाता हूं? क्यों लगाता हूं? क्योंकि मेरे जितने भी आदर्श हैं वो सारे के सारे शैंपू लगाते हैं। मेरे जितने भी आदर्श हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या लगाते हैं दोस्तों? शैंपू लगाते हैं। उसके बाद में है रोस नामक विद्वान क्या कहता है? रोस क्या कहते हैं? रोस नामक विद्वान कहते हैं कि मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल है। कौन, क्या चीज है ये? रोस नामक विद्वान कहते हैं कि ये मिथ्या परिपक्व या छद्म परिपक्वता का, मिथ्या और या छद्म परिपक्वता का काल है। क्या चीज है? मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल है। मिथ्या और छद्म परिपक्वता क्या होता है? बिना उद्देश्य घूमना, बिना उद्देश्य फिरना, किसी बात का अर्थ न निकलना, ठीक है, घूमते फिरते न थकना, यानी कि बिना उद्देश्य वो घूमता रहता है। और दूसरों के, छद्म का मतलब होता है छुपे हुए, और कब से वो बड़ा हो जाता है उसके बाद में दूसरों की चीजों को अपना लेना। मिथ्या का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य न निकले, तो इन चीजों को वो अपनाता है। रोस ये कहता है कि दूसरे के ऐसे कार्य करता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, गलियों में दौड़ता रहता है, कोई अर्थ नहीं रहता, भौंकता रहता है इधर उधर, घर वाले ढूंढ के लाते कहां है वो, न थकता है। अब इसको बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल या छद्म परिपक्वता का। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने बड़ा हो जाता है, ये रोस कहता है। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? मिथ्या। यहां पर मैंने रोज को क्या बनाया था? आपके सामने रस बनाया था। क्या बनाया था? रस। देखो, रस खाने वाली चीज चाय के साथ, तो मैं कहता हूं कि रस खाने से कभी आनंद नहीं आता। रस खाना मिथ्या है, रस खाना मिथ्या है, आनंद नहीं आता। बस ये से याद रखो। या कैसे याद रखोगे? जो मिथ्या वचन बोलेगा उसको मैं रस्सी से बांध लूंगा। मिथ्या वचन बोलेगा उससे मैं रस्सी से बांध लूंगा। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल है ये। इस अवस्था के अंदर बहुत सारी बातें वो मानसिक रूप से नई नई सीखते हैं, रिश्तों को, नातों को, सामाजिकता को, समायोजन को, कितनी सारी नई चीजों को। उसके जीवन का निर्माण काल है, कैसे उसको बड़ा होना है, कैसे अपने लक्ष्य तक जाना है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सारी इस अवस्था के अंदर वो सीखता है। बड़े बुजुर्गों, अपने गुरुओं, स्कूल, वहां सब के अंदर वो नई नई चीजों को अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल करता है, सीखता है। इसीलिए इसको निर्माणकारी काल भी कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है। और आपको पता है इड, ईगो और सुपर ईगो, इनकी जो डेफिनेशन दी थी फ्राइड ने कि इड, ईगो और सुपर ईगो को कैसे बैलेंस करके बालक चलता है, तो इस अवस्था के अंदर इड, ईगो, सुपर ईगो को उसके जीवन के भावों को जानने लग जाता है अपने आप में, सिगमंड फ्राइड कहता है। तो यानी कि निर्माणकारी काल है। तो देखो, निर्माण का मतलब होता है बनाना, तो अपने दाल फ्राई करते हैं, फ्राई करते ही मेरी चीज का निर्माण हो जाता है। मैं हर चीज के निर्माण के लिए फ्राई करता हूं, सबसे पहले तड़का लगाता हूं, यानी कि फ्राई करता हूं। किसी भी चीज के निर्माण के लिए क्या करता हूं? फ्राई करता हूं। उसके बाद में स्ट्रेंग साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बालक इस संसार में जब आया तो उसके बाद में अपने आप को विशाल संसार में पाता है और इस विशाल संसार को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता है। इस विशाल संसार को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता है। कौन कहता है? स्ट्रेंग कहता है। तो कैसे याद रखोगे? इस विशाल संसार को जानने के लिए आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। विशाल संसार को जानने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग, मजबूत होना चाहिए अंदर से। उसके बाद में क्रो एंड क्रो साहब ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में
जो संवेग लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जीवन के अंदर संवेग लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था के अंदर संवेग बार बार बदलते रहते हैं, कभी कैसा भाव कभी कैसा भाव। 14 प्रकार के संवेग होते हैं जिनके बारे में आगे अपने अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो कहते हैं। तो संवेगों में लगातार परिवर्तन। तो दोस्तों क्रो का मतलब होता है कौवा, ठीक है। और कौवा जब उड़ान भरता है तो बड़े वेग से भरता है। सह कट गया तो पीछे क्या बन गया? वेग, है ना। और कौवे के वेग में लगातार परिवर्तन होता है। कौवे के वेग में लगातार परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों किलपैट्रिक ये कहता है प्रतिद्वंदिता सामाजिकरण का काल कहलाता है। बाल्यावस्था के अंदर सामाजिकरण का काल है ये प्रतिद्वंदिता। आप लोगों को पता है अपने दोस्तों अपने मित्रों उन सब से उसकी प्रतिद्वंदिता रहती है। उनके पास चीजें वैसी हासिल करना चाहता है, उनसे आगे निकलना चाहता है। यदि वो एक बच्चा ये कहता है दूसरी बच्ची को, एक बच्चा दूसरे बच्चे को ये कहता है कि मेरे पापा तो कनाडा जाके आया, तो दूसरे वाला ये जरूर कह देगा बेटा मेरे वाला भी नेपाल जाके आया है। वो कह देगा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो वो भी कहेगा मेरे पापा बहुत अच्छा है। वो दूसरे से प्रतिस्पर्धा में कम नहीं रहना चाहता। प्रतिद्वंदी और सामाजिकरण और समाज को अपने अंदर ढालते हुए आगे बढ़ता है इस अवस्था में। कौन कहता है? किलपैट्रिक। तो कैसे याद रखोगे? प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, पैट्रिक। तो कैसे याद रखोगे? जब मेरे को भूख लगती है तो अपने कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई भोजन लाके, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरे पेट में जब भूख लगती है तो प्रतिद्वंदिता चलती है। किसकी? चूहों की और बिल्लियों की क्या चलती है? प्रतिद्वंदिता चलती है मेरे पेट में। तो दोस्तों मैं एक बार इन परिभाषाओं को दोबारा से याद करवाता हूं, गौर से इधर सुनिए। सबसे पहले कोल एंड ब्रुश जीवन का अनोखा काल। तो मैं हमेशा ब्रुश को बड़े अनोखे तरीके से करता हूं, दूसरी तरह से करता हूं ऐसे। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन क्या कहते हैं? आदर्श मूल्यों को अपना लेना। इस परिभाषा का मतलब यही है, आदर्श मूल्यों को अपना लेना। तो देखो मेरे बड़े जो आदर्श हैं जिनको मैं आदर्श मानता हूं वो बालों के शैम्पू लगाते हैं, इसलिए मैं भी लगाता हूं, बिल्कुल सिंपल। रोस ये कहते हैं मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का। तो याद कैसे रखोगे? जो मिथ्या वचन बोलेगा मैं उसको रस्सी से बांध लूंगा, या रस खाना मिथ्या है। दोनों में से कोई भी बात याद रख लें। उसके बाद में सिगमंड फ्राइड कहता है जीवन का निर्माणकारी काल है बाल्यावस्था, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? जो फ्राइड है वो कहता है निर्माणकारी काल है, सिगमंड फ्राइड कहता है। तो यहां पर भी जो फ्राई की हुई चीज है, ठीक है, वो बड़ी जल्दी निर्माण होता है। यानी कि मैं कोई भी चीज बनाने से पहले उसकी फ्राई करना पड़ता है। दाल बनाएंगे तो ही फ्राई, पेठे की सब्जी बनाएंगे तो ही पहले फ्राई करना पड़ता है ना उसको। तो यानी कि कोई भी चीज का निर्माण करते हैं सब्जियों का तो पहले फ्राई करना पड़ता है। स्ट्रेंग कहता है विशाल संसार को वो जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता है, इसीलिए आदमी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा बहुत विशाल संसार को जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्रो एंड क्रो कहता है संवेगों का लगातार परिवर्तन होता है इस अवस्था में। तो कौवा बड़े वेग से दौड़ता है, बड़े वेग से उड़ता है, सॉरी दौड़ता नहीं है कौवा, उड़ता है। उसके बाद के अंदर है किलपैट्रिक ये कहता है प्रतिद्वंदिता सामाजिकरण का काल है। तो यानी कि मेरे पेट के अंदर हमेशा जो बिल्ली है और चूहा उनके बीच में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। दोस्तों अब मैं आपको बाल्यावस्था के अन्य नाम करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? बाल्यावस्था के नाम करवाऊंगा। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें बड़े आराम से। मैं 5-7 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट का। आज मैंने कमीज भी व्हाइट पहन रखा है इसीलिए आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, 5-7 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था के अन्य नाम बताता हूं। दोस्तों अब अपने बात करते हैं बाल्यावस्था के अन्य नाम कि बाल्यावस्था में क्या क्या नाम है। अभी अपने पढ़ी है कि जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष का काल है और उसके बाद में उसकी परिभाषाएं क्या होता है बाल्यावस्था। अब अपने बात करते हैं कि बाल्यावस्था के क्या क्या नाम है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आयु को बोलते हैं खेल की आयु। आपको पता होगा कि जो बालक है टोली के अंदर घूमता रहता है और कोई ना कोई गेम खेलता रहता है, और घर वालों यदि उसको बांध के रखना चाहें घर के अंदर तो संभव नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर खेलता ही रहता है। और शाम को सुबह दोस्त उसको आवाजें लगाते रहते हैं, घर की जो बेल है वो बजाते रहते हैं। तो खेल की अवस्था है दोस्तों, खेलना पसंद करते हैं। और घर वालों को कहता है, अक्सर कहता रहता है कि ये पढ़ाई किसने बनाई थी, ये पढ़ाई किसने बनाई थी, खेल के ज्यादा ये पढ़ाई किसने बनाई थी, पढ़ के ज्यादा खुश नहीं होता और ज्यादातर वो क्या करता है, खेल के खुश होता है। दूसरा टोली एज, आपको बताया था कि ये जो अवस्था है
और उससे पहले की जो अवस्था है शैशव अवस्था में प्रति आकर्षण बहुत होता है, मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। इस अवस्था में लड़के लड़कों के साथ, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ टोली बना बनाकर खेलते हैं और भागना दौड़ना बिना उद्देश्य से भागते दौड़ते रहते हैं, तो टोली एज कहते हैं, जिसको समूह की आयु भी कहते हैं। उसके बाद में वैचारिक क्रियाओं का काल, यानी कि तरह तरह के बच्चे के मन में विचार आते हैं, हर चीज के प्रति क्यों, तरह तरह के विचार आते हैं। और बड़े जो घर वाले हैं, टीचर हैं, उनसे वो संतुष्टि चाहता है, उनसे क्या चाहता है, संतुष्टि चाहता है दोस्तों। तो उसमें तरह तरह के विचार आते रहते हैं, किसी धार्मिक वस्तुओं के प्रति, सामाजिक के प्रति, आर्थिक के प्रति, राजनीतिक के प्रति, रिश्तों के प्रति। तो वैचारिक तर्क वितर्क वो करना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसको वैचारिक क्रिया की काल भी कहते हैं। उसके बाद में मूर्त चिंतन की अवस्था दोस्तों। मूर्त चिंतन का मतलब होता है जैसे मेरे सामने कोई चीज है, आप मेरे सामने हो, राजकुमार मेरे सामने है, हरिराम मेरे सामने है, तो मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात कहूं, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये क्या काम करता है, पहाड़ है, नदी है, नाले, जो चीज हमारे सामने है प्रत्यक्ष, उसके ऊपर चिंतन का, उसके ऊपर कोई बात करना। अमूर्त चिंतन किसको बोलते हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जो सामने नहीं है फिर भी हम चिंतन करें जिस चीज के लिए। जिस प्रकार जब बड़े हो जाते हैं हमें चिंता फिक्र लग जाती है ना, जो हमारे सामने चीज नहीं है उसी के ऊपर भी चिंतन करते हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था है दोस्तों, उसके अंदर जो मूर्त चिंतन, जो सामने हमारी चीज है उसके ऊपर, ये बहुत सुंदर पहाड़ है, ये सुंदर पेड़ है, ये मोबाइल बहुत सुंदर है, जो मम्मी है मेरा बहुत काम कर रही है, तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने है उसके ऊपर चिंतन करना। बिना उद्देश्य भ्रमण, इस अवस्था में थकता नहीं है, दौड़ता रहता है और सारे दिन कभी पार्क के अंदर, कभी कहीं भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, न किसी चीज का फिक्र है। पैर में जो यहाँ गंदगी पड़ी है तो उनमें ठोकरे मारना, या गली के अंदर जब बरसात होती है तो जब पानी आता है तो उसमें लेट जाना, अपनी ड्रेस के बारे में ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना, देखना। इस अवस्था के अंदर 6 से 12 साल के बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो उनके जूतों की हालत देखना कैसे होते हैं, उनकी ड्रेस की हालत देखना कैसे होते हैं। बिना उद्देश्य थप्पड़ मार देना, किसी गाय के भैंस के पत्थर मार देना, किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं, और बिना उद्देश्य से वो भ्रमण करते रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, कोई बड़ा सा टारगेट नहीं रहता। उसके बाद में नैतिक विकास। नैतिक विकास होता है कि अपने बड़ों को प्रणाम करना, घर में जो भी आए हैं उनको पैरों के हाथ लगाना, उनको पानी ला के देना, उनसे पूछना अंकल राजू सॉरी मोहित क्या कर रहा है, शिवाक्ष क्या कर रहा है, और बड़े मैनर से बैठना। दूसरों के घर में जाएं अपने मम्मी पापा के साथ तो वहां पर उनके साथ में बड़े ही आराम से बैठ जाना, ताकि भले ही कितना ही शरारती है लेकिन वो दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बड़ा सिंसियर हूं। तो इस अवस्था के अंदर वो दूसरों से कुछ न कुछ सीखता रहता है, नैतिकता उसमें आती है, घर वाले भी उसको सिखाते हैं, टीचर जन भी सिखाते हैं, स्वयं भी सीखता है। वास्तविक जगत से संबंधित काल। इस जगत के अंदर आप लोगों को पता है स्थायी मेमोरी का प्रारंभ हो जाता है और संसार की वास्तविकता को वो जान लेता है, किस चीज से वो डर लगता है, उसको पता है कि क्या चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है और कौन हमें बेवकूफ नहीं बना रहा। जल्दी से बेवकूफ बनने का प्रयास नहीं करता वो। और घर वाले जो सिखाते हैं या बताते हैं, टीचर जो बताते हैं या सिखाते हैं, उन चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता है इस अवस्था के अंदर, ठीक है। उसके बाद में छद्म परिपक्वता का काल है भाई। छद्म परिपक्वता का काल का मतलब ये है कब वो धीरे धीरे किशोर अवस्था की तरफ प्रारंभ हो गया और शैशव अवस्था का त्याग करके किशोर बाल्यावस्था में आया, और बाल्यावस्था का कब वो त्याग कर जाएगा और किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, धीरे धीरे वो उस अवस्था में आ जाएगा। सफुर्ती एज, आपको बता दूं इस अवस्था के अंदर उसके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहती, बुखार है लेकिन दोस्त बुलाने आ गए, आजा खेलने चले, तो वो खेलने चला जाता है। दोस्तों मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे को 103 डिग्री बुखार थी, डॉक्टरों ने बताया कि 103 डिग्री बुखार है, और मैं लगभग चौथी क्लास में पढ़ रहा था, चौथी क्लास में, और मेरी उम्र थी 10 साल की, 5 साल का पढ़ने लगा तो 9-10 साल की होगी। मेरा दोस्त था एक ओम प्रकाश और एक था निरंजन, तो वो बुलाने आए, अरे आजा आजा खेलने चले। तो मैंने कहा यार खेलने तो चल दूं, लेकिन जो मेरी माँ है ना वो मेरे को डांटेगी, क्योंकि मेरे को कंबल कुंबल उड़ा के सुला रखा था, रजाई कंबल उड़ा के सुला रखा था, तो तेरे को बाहर नहीं जाना। तो मैं सोया पड़ा था कि अब इंजेक्शन लगाया है, लेकिन मेरा जो दोस्त था बड़ा फॉरवर्ड था ओम प्रकाश, उसने कहा आंटी इसको हम दवाई दिलाने लेके जा रहे हैं, हम टेबलेट दिलवा देंगे डॉक्टर से। बोला ठीक है जाओ। वो अपने घर ले गया और वहां पर मैंने लस्सी का गिलास पी लिया देखो, और मैं पूरे दिन वहां पर बैट बॉल से क्रिकेट खेला। इस बात से क्या साबित होता है, ये स्फूर्ति एज है। कोई भी दोस्त आ गए, गैंग आ गया, उसका टोली आ गई तो उनके साथ खेलता है,
अनोखा काल है, अनोखा काल। हर चीज घटनाओं को बड़े अनोखे ढंग से देखता है और स्वयं ही एक अनोखा है। किसी भी चीज की ज्यादा परवाह से नहीं करता वो, और हर चीज उसके लिए अनोखी है, नई है, और नई चीजों को वो सीखना चाहता है और स्वयं भी दूसरे के लिए एक तरह से अनोखा है। इस अवस्था के अंदर बच्चे को समझना बड़ा बेहद मुश्किल होता है। व्यक्तिगत निर्माण की अवस्था, इस अवस्था के अंदर बालक जो है अपने आप की पहचान बनना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार मैं बताता हूं, अपने बच्चे दुकान पर कोई सामान लाने के लिए भेज देते हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू कर देते हैं, कोई खाने वाली चीज के लिए भी उसको बाजार में भेज देते हैं और उसके व्यक्तिगत निर्माण शुरू हो जाता है। उसके दोस्त उसके नाम से पुकारने लग जाते हैं। इससे पहले की अवस्था जो शिशु अवस्था होती है, हम उसे पूरी तरह से, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें अब अपने दोस्तों से राय लेने लग जाता है और वो अपने छोटी छोटी चीजों को कलेक्शन करना शुरू कर देता है, अपना बैग अलग से रखने लग जाता है। अपनी पहचान, स्वयं की पहचान जब उसको ये मोटिवेट करता है, अरे वाह तुम तो बड़े जेंटलमैन हो, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसका जो खुद का जो विकास है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, उसी के लिहाज से उसका व्यक्तिगत निर्माण होता है। उसके आपके नाम से जानने लग जाते हैं, बच्चा इस बार फर्स्ट आ गया भैया आपको क्लास के अंदर, तो उसको बड़ा मोटिवेशन मिलता है उसका, तो उसे व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसकी। संवेगों की दृष्टि से समझ लो, मानसिक दृष्टि से समझ लो, सामाजिक दृष्टि से समझ लो, चाहे भाषा का दृष्टि से समझ लो, दूसरे को समझ में नहीं आया तो उसको समझाने का प्रयास भी करता है। गंदी अवस्था, गंदी अवस्था दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं, इस अवस्था के अंदर बच्चा 2 दिन नहाने के लिए कहो तो नहाएगा नहीं, नहा के राज्य नहीं है, कई तो नहाते नहीं है। दूसरी बात है वो मिट्टी के अंदर ठोकरें मारता रहता है, गली में पानी आ गया बरसात का तो उसके अंदर वो नहाने लग जाता है। देखना कभी भी आप परवाह नहीं करता इस अवस्था में, और उसको यदि बाथरूम करके के हाथ धोने के लिए नहीं कहोगे तो धोएगा नहीं, वैसे खाना खाने लग जाता है। कई बालकों को तो मैंने देखा है 5-5 दिन नहाए ना हो, भले ही उनको ना कहो ना तो नहाते नहीं है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का काल, इस अवस्था के अंदर आपको बता दूं मैं, शारीरिक विकास बड़ा मंद हो जाता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तो बहुत धीमे गति से होता है, लेकिन क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मैंने कहा ना, टोली आती वो भाग जाएगा। उसकी एक्टिविटीज, शारीरिक जो गुण है, शारीरिक क्रियात्मक जो गुण है, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर बढ़ जाते हैं। एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करने लग जाता है, तो क्रियाशीलता तो बढ़ जाती है लेकिन शारीरिक विकास कम हो जाता है अन्य अवस्थाओं की तुलना में। शारीरिक स्थिरता का काल, देखो इस पॉइंट के अंदर बताया भी है कि जो शारीरिक विकास है वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद में मानसिक योग्यता में वृद्धि, क्या चीज है? मानसिक योग्यता में वृद्धि। इस अवस्था के अंदर उसका मानसिक विकास बहुत ज्यादा होता है शैशव अवस्था की तुलना में। वो रिश्तों को समझने लग जाता है, गुरु की बातों को समझने लग जाता है, जो माँ बाप है उनकी बातों को समझने लग जाता है, उसका लाभ किसमें और हानि किसमें है वो बातों को वो समझने लग जाता है। इन बातों से साबित होता है कि उसमें मानसिक योग्यता आ गई उन बातों को धारण करने की। तार्किक चिंतन, तर्क के आधार पे ही किसी बात को वो समझता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने देखा होगा छोटा बच्चा शैशव अवस्था में जब रोता है ना छोटा बच्चा, तो वो गिर गया और नीचे गिरने से रो गया तो अपने क्या करते हैं, जमीन पर थप्पड़ मारते हैं और उसको कहेंगे हाय तेने चींटी मार दी, तो एकदम चुप हो जाते हैं, ऐसे करने लग जाता है। लेकिन छोटा बच्चा जब इस अवस्था में जब बालक रोता है तो आप जमीन पे चांटा मार के और उसको बोलना और उसको कहना हाय तू गिर गया था, चींटी मार दी। बेवकूफ समझ रखा है क्या मेरे को? चींटी मार दी। दिख रही है क्या? चश्मा तो आपने लगा रखी है, दिखाई तो देता नहीं है, चींटी मार दी ये कहेगा। दूसरी कोई भी चीज देख लेना आप एक करना, वो जिस कप के अंदर चाय पीता है और उस कप को आप अपने बैक साइड में छुपा लेना और उसको क्या बोल देना, बेटा वो तो कल टूट गया और उस कप को तुम्हें बाहर फेंक गई। माँ यदि बेटे को ऐसे कहती है तो धीरे से माँ के बैक साइड में आके कप कप करके बोलेगा, माँ बेवकूफ किसी और को बनाओ, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, छुपा के कप और मेरे को क्या बोल रही हो। इस बात से पता चलता है कि उसमें तर्क करने की क्षमता आ गई है। क्या आ गई है? तर्क करने की क्षमता आ गई है। एक बालक दूसरे के घर में जाके शिकायत लगाता है कि तुम्हारे बेटे के या आज तो शिवाक्स के चांटा पड़ा था, तो तुरंत तर्क करता है, मम्मी झूठ बोल रहा है, पहले इसके 2 चांटे पड़े थे, मास्टर ने इसके मारे। तो तर्क यहाँ पर बहुत ज्यादा करता है। आरंभिक विद्यालय एज, आपको पता है कि 5 साल के बाद, 5 साल का हो गया तो स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो इस अवस्था के अंदर जो बालक है उसको शरीर के अंदर, स्कूल के अंदर उसको एडमिशन दिलवा देते हैं। तो ये जो काल है इसके अंदर एडमिशन दिलवा देते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आज आपको परिभाषाएं बताई है, साथ में और क्या बताया है, इसके अन्य नाम बताए हैं
जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम बाल्यावस्था की विशेषताएं बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो ये वीडियो है 9वीं वीडियो है, कौन सी वीडियो है? 9वीं वीडियो है। और उसके बाद में 10वीं वीडियो है, उसके अंदर हम क्या लेकर आएंगे? जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, आपके जो दूसरे ग्रुप बने हुए हैं, आपके जो भाई बंधु देखते हैं, उनको शेयर किया करो और लाइक भी किया करो। और यदि अच्छा लगे तो कमेंट, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई खास बड़ी सी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।